अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज हसन रजा। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में भी हम हमेशा की तरह 3 रिव्यू क्वेश्चंस को स्टडी करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर की डिस्कशन का हिस्सा होंगे 14th, 15th और 16th रिव्यू क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स, बगैर किसी डिले के चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और चैप्टर का 14th है। Question is 13.14. Derive the formula for the equivalent capacitance of series combination of number of capacitors. तो इस सवाल में डियर स्टूडेंट्स हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इस पॉइंट को, इस डेरिवेशन को अपने लेक्चर के दौरान भी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन चलिए क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन है तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को रिव्यू करना है। तो शुरू करते हैं फिर से। हम कहते हैं लेट्स से हमारे पास 3 कैपेसिटर्स हैं, दिस इज 1, दिस इज 2 एंड दिस इज 3। और ये तीनों कैपेसिटर्स डियर स्टूडेंट्स सीरीज में कनेक्टेड हैं लाइक दिस। और इन तीनों कैपेसिटर्स को जोड़ा गया है एक बैटरी के साथ। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल होगा और लेट्स से ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। और आगे फिर हमने एक स्विच कनेक्ट किया हुआ लाइक दिस, स्विच जोड़ा हुआ और फिर स्विच के साथ हमने यहाँ से इस सर्किट को कंप्लीट कर दिया। स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर क्या कैपेसिटेंस रखते हैं? लेट्स से इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी C2 और फिर इसकी C3 कैपेसिटेंस है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बैटरी कनेक्टेड है उस बैटरी के वोल्टेज या बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस V है। स्टूडेंट्स, बात बहुत सिंपल सी है। हम यहाँ पर कहते हैं कि इन तमाम कैपेसिटर्स को मिलने वाला चार्ज सेम है। क्यों? क्योंकि ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये इस प्लेट के पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर लेगा। तो पॉजिटिव चार्जेस इस टर्मिनल नेगेटिव में दाखिल होंगे और यहाँ से होते हुए इस कैपेसिटर की प्लेट पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, जितना पॉजिटिव यहाँ से जाएगा उतना ही पॉजिटिव इस C1 की प्लेट पर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, C3 ने फॉर एग्जांपल 5 पॉजिटिव चार्जेस को लूज किया, तो हमने यहाँ पर 5 पॉजिटिव चार्जेस ड्रॉ कर दिए। तो जाहिर है इस C3 की इस राइट वाली प्लेट पर 5 नेगेटिव चार्जेस आ जाएंगे। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स 5 पॉजिटिव लूज किए तो मुकाबले में 5 नेगेटिव डेवलप हो जाएंगे। तो C1 की प्लेट पे क्योंकि 5 पॉजिटिव चार्जेस हैं स्टूडेंट्स, इसकी राइट प्लेट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन की वजह से 5 नेगेटिव आ जाएंगे। और इसी तरह से इस C1 की राइट प्लेट की वजह से इसके साथ मौजूद दूसरे कैपेसिटर C2 की लेफ्ट प्लेट पर 5 पॉजिटिव आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से सामने मौजूद प्लेट पर 5 नेगेटिव। इस तरह से इन तमाम प्लेट्स पर आप देख रहे हैं कि इक्वल चार्ज डेवलप होता जा रहा है। तो इसी बात के तहत हमने ये बात लिखी थी कि इन सीरीज कॉम्बिनेशन Q remains constant in all the capacitors। तमाम कैपेसिटर्स को मिलने वाला जो चार्ज है वो बराबर है, यानी Q1 द चार्ज ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर इज इक्वल्स टू Q2 द चार्ज ऑफ सेकंड कैपेसिटर एंड इक्वल्स टू द Q3 द चार्ज ऑफ थर्ड कैपेसिटर विच इज इक्वल्स टू Q, यानी द टोटल चार्ज पम्प्ड बाय द बैटरी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इक्वेशन आपकी मेन इक्वेशन है जहाँ से आपने डेरिवेशन का आगाज किया है। स्टूडेंट्स, अब आप ये बात कह सकते हैं कि क्योंकि चार्ज तो सेम है तो लिहाजा हर कैपेसिटर जिसकी कैपेसिटेंस डिफरेंट है वो डिफरेंट वोल्टेज पे वो सेम चार्ज को स्टोर करेगा। जिसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा हुई वो थोड़े से वोल्टेज पे भी उतना ही चार्ज स्टोर कर लेगा, और जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी वो ज़्यादा वोल्टेज लेगा उतने बराबर का चार्ज स्टोर करते हुए। सो लिहाजा तमाम कैपेसिटर्स को मिलने वाले वोल्टेजेस डिफरेंट होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं ये बात लिख सकता हूँ कि जो टोटल वोल्टेज ऑफ द बैटरी है वो V1, V2 और V3 में डिवाइड हो गया। हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। माय डियर स्टूडेंट्स, दिस इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ आवर डेरिवेशन। और हम ये बात भी जानते हैं कि Q इज इक्वल्स टू CV है।
माय डियर स्टूडेंट्स V किसके इक्वल आ जाएगा, चार्ज बाय कैपेसिटेंस। तो डियर स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को, वोल्टेज के इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। V की जगह आ जाएगा टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू चार्ज ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर जो Q ही है ओवर कैपेसिटेंस ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर प्लस Q ओवर द कैपेसिटेंस ऑफ द सेकंड कैपेसिटर प्लस Q ओवर द कैपेसिटेंस ऑफ द थर्ड कैपेसिटर। माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पर Q ओवर C इक्विवेलेंट लिखें और इस इक्वेशन नंबर 3 में से जो ये मैंने बॉक्स में क्लोज कर दी, इसमें से अपनी राइट साइड से Q को कॉमन ले लें तो आप कहेंगे ये बन जाएगा Q कॉमन आके 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 अप टू 1 ओवर Cn। अब मैंने यहाँ पे 1 ओवर Cn क्यों लिख दिया डियर स्टूडेंट्स, हमारे केस में तो यहाँ पर 3 कैपेसिटर्स थे, लेकिन 1 ओवर Cn का मतलब है अगर यहाँ पर 3 से ज़्यादा भी कुछ कैपेसिटर्स हो जाए, यानी फॉर एनी नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हो जाए तो भी सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी। तो चलिए इस Q को जो आपने कॉमन लिया है इक्वेशन के दूसरी तरफ ला के डिवाइड कर दें। ये Q ओवर C इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाय Q is equals to 1 over C1 plus 1 over C2 up to 1 over Cn लिखा जाएगा। Q को Q से कैंसिल कीजिए एंड फाइनली यू विल एंड अप विद द लास्ट रिजल्ट, यानी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 1 over C1 plus 1 over C2 up to 1 over Cn, यानी कि the total capacitance of the parallel combination, my dear students, is equal to the sum of inverses of all the capacitance। और यहाँ पे हमने देखा था अपनी एग्जाम्पल के अंदर कि आने वाली जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस है या इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस है वो ओवरऑल तीनों से कम होगी। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूँ कि ये रिलेशन आपने अपनी क्लास के दौरान भी समझा होगा और यहाँ पर रिव्यू क्वेश्चन में भी यहाँ पर भी हमने इसे क्लियर करने की मुकम्मल कोशिश की है, आपने इसे यहाँ पर भी समझा होगा। स्टूडेंट्स अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये रहे हमारे आज के लेक्चर के अगले 2 रिव्यू क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स ये 2 रिव्यू क्वेश्चंस मैं इसीलिए यहाँ पर फिर से डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि दोनों क्वेश्चंस मिलते जुलते हैं, कॉन्सेप्ट सेम है, तकरीबन एक ही जैसी चीज़ या मिलती जुलती चीज़ दोनों क्वेश्चंस में पूछी गई है। तो चलिए स्टूडेंट्स पढ़ते हैं सवाल और फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं जवाब क्या है। स्टूडेंट्स द क्वेश्चन नंबर 13.15 या 13.15 क्वेश्चन हमसे कह रहा है डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स हमें इस सवाल में मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स का बताना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है स्टूडेंट्स, जबकि जो 16th क्वेश्चन है उसमें हमसे सिंपली ये कहा जा रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड टाइप कैपेसिटर। तो डियर स्टूडेंट्स जो हमारा नेक्स्ट यानी कि 16th रिव्यू क्वेश्चन है उसमें टाइप्स ऑफ कैपेसिटर का जिक्र तो पहले ही कर दिया गया सवाल में, तो हमें यहाँ से रिकॉल करने में आसानी मिल गई कि टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स कितनी हैं। डियर स्टूडेंट्स 2 हैं, मेजरली 2 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स हैं, एक फिक्स्ड और एक वेरिएबल या मूवेबल। चलिए दोनों को बारी बारी ज़रा रिकॉल कर लेते हैं। स्टूडेंट्स व्हाट इज मेंट बाय फिक्स्ड कैपेसिटर। फिक्स कैपेसिटर वो कैपेसिटर है जिसके केस में दोनों प्लेट्स के दरमियान जो फेसिंग एरिया है वो फिक्स्ड है। जिन प्लेट्स का फेसिंग एरिया चेंज नहीं हो सकता वो फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि मेरे पास एक प्लेट डियर स्टूडेंट्स ये है और एक प्लेट डियर स्टूडेंट्स मेरे पास ये है। अब इस केस में इन दोनों का फेसिंग एरिया, यानी फेसिंग एरिया से मुराद ये एरिया जो एक दूसरे के सामने है, ये हमेशा अगर फिक्स्ड रहे, ये मैं चेंज ना कर सकूं, मेरे पास इस फेसिंग एरिया को चेंज करने की आज़ादी मौजूद ना हो, तो ये फिक्स्ड कैपेसिटर कहलाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स इसी एरिया के चेंज ना होने की वजह से इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फिक्स्ड रहती है। सो हम ये कह सकते हैं द कैपेसिटर इन विच द प्लेट्स आर फिक्स्ड, प्लेट्स आर
फिक्स्ड, जिनकी प्लेट्स फिक्स्ड हो और प्लेट्स के फिक्स्ड होने से डियर स्टूडेंट्स इनके लिए इनकी कैपेसिटेंस की वैल्यू भी फिक्स्ड हो। सो लिख देते हैं वैल्यू ऑफ capacitance is also fixed. So these capacitors are called as fixed capacitors. My dear students, as you can see, ये फिक्स कैपेसिटर्स हमारी बुक में दो स्टडी किए गए हैं, एक पेपर कैपेसिटर है और एक मीका कैपेसिटर है। डियर स्टूडेंट्स, ये फिक्स कैपेसिटर की टाइप की दो एग्जांपल्स मौजूद हैं। चलिए इन्हें भी शेयर कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो पेपर कैपेसिटर है, इस पेपर कैपेसिटर में जो प्लेट्स यूज की जा रही हैं मेटल की, दीज आर द मेटल फॉइल्स। क्योंकि ये कैपेसिटर बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी किसी डिवाइस में लगने हैं। स्टूडेंट्स, ये कैपेसिटर जिस तरह के मैं बता चुका हूँ बहुत छोटे भी होते हैं। ये हमारी रिस्ट वॉचेस पे, हाथ पे बांधने वाली घड़ी में भी मौजूद होते हैं, हमारे छोटे से मोबाइल फ़ोन में भी मौजूद होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि ये बहुत छोटे होने चाहिए तो लिहाजा इन छोटे छोटे कैपेसिटर्स को डिज़ाइन करने के लिए कुछ डिज़ाइन भी छोटा बनाना पड़ेगा। सो इस केस में जो हम पेपर कैपेसिटर यूज़ कर रहे हैं इसलिए ताकि कैपेसिटर्स को छोटा रखा जा सके, और छोटा रखने के लिए हमने बड़ी बड़ी प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पे एल्युमिनियम फॉइल का यूज़ किया, यानी बहुत बारीक सा एल्युमिनियम का पेपर समझ लें, कुछ उसी तरह का या उससे भी बारीक होता है। चलिए स्टूडेंट्स, हमने जो दो प्लेट्स यूज़ की हैं वो एल्युमिनियम फॉइल्स की यूज़ की हैं और इनके दरमियान ऑयल्ड या ग्रीस्ड पेपर रखा हुआ है। स्टूडेंट्स, पेपर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि हम चाहते हैं, आपको बताया था कि दो प्लेट्स के दरमियान हम इंसुलेटिव मटेरियल रखेंगे। जितना ज़्यादा डियर स्टूडेंट्स जो मटेरियल रखा जाएगा इंसुलेटर होगा, उतना चार्ज दोनों प्लेट्स के ऊपर रिटेन्ड रहेगा और उतना ज़्यादा चार्ज हम इन दोनों प्लेट्स पर स्टोर करवा सकेंगे। सो ऑयल्ड और ग्रीस्ड पेपर इन दोनों फॉइल्स के दरमियान, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान रखा जाता है, जिसकी वजह से इस कैपेसिटर को हम पेपर कैपेसिटर कहते हैं। जब आप एक जैसे सैंडविच बनाते हैं, एक ब्रेड के ऊपर एक जैम की लेयर लगाते हैं, फिर दूसरा ब्रेड रखते हैं, दूसरा स्लाइस रखते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक एल्युमिनियम फॉइल के ऊपर ग्रीस्ड या ऑयल्ड पेपर रखा, फिर ऊपर एक और एल्युमिनियम का फॉइल रख दिया, तो ये जो सैंडविच तैयार होगा इसे रोल कर लिया जाएगा। जब रोल कर लेंगे तो हमारा एक पेपर कैपेसिटर तैयार हो जाएगा। अब ताकि क्योंकि ये डैमेज ना हो जाए, इसको डैमेज से बचाने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम एक इंसुलेटर में से पैक कर देंगे, तो ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो बनेगा ये हमारा पेपर कैपेसिटर कहलाएगा। क्योंकि इसमें दोनों प्लेट्स फिक्स होंगी तो इसलिए इसे फिक्स्ड कैपेसिटर कहेंगे। इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकेंगे। स्टूडेंट्स, इसके बाद आता है मीका कैपेसिटर। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मीका कैपेसिटर? स्टूडेंट्स, मीका जैसे आप यहाँ पर लिखा देख रहे हैं, मीका इज अ मिनरल। ये एल्युमिनियम सिलिकेट का एक मिनरल है। यूँ समझ लीजिए कि नेचुरली अकरिंग एक थिन सी शीट है। दिस शीट इज़ वेरी डेलिकेट, बहुत नाजुक सी होती है, फ्रेजाइल सी होती है। अगर आप इसे ज़रा ज़ोर से मोड़ने की कोशिश या ट्विस्ट करने की कोशिश करें तो ये शीट टूट जाती है। Since this sheet is a very good insulator, so लिहाजा ये कैपेसिटर में दो प्लेट्स के दरमियान एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज की जा सकती है। स्टूडेंट्स, अब इस केस में आप देख सकते हैं बहुत सारी मेटल की थिन शीट्स या थिन फॉइल्स हैं जिनके दरमियान आपने ये एक ऑरेंज कलर की शीट रखी हुई है। दिस शीट इज कॉल्ड एज द मीका शीट। अब इस केस में आपने बहुत सारी प्लेट्स के दरमियान मीका को एज अ डाइलेक्ट्रिक यूज किया हुआ है, तो दैट इज व्हाई दिस कैपेसिटर इज कॉल्ड एज द मीका कैपेसिटर। और स्टूडेंट्स, ये भी फिक्स कैपेसिटर की ही टाइप इसलिए है बिकॉज इसमें भी दोनों प्लेट्स हमेशा फिक्स रहेंगी, मूवेबल नहीं होंगी, और जो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस इसमें अचीव होगी वो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस भी फिक्स्ड होगी। उस वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस को भी चेंज नहीं किया जा सकेगा। सो दैट्स व्हाई मीका कैपेसिटर इज वंस अगेन द एग्जांपल ऑफ द फिक्स्ड कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, फिक्स कैपेसिटर तो हम समझ गए, तो चलिए अब अगली बात करते हैं वेरिएबल कैपेसिटर पर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने वेरिएबल कैपेसिटर लिखा, गेस कीजिए ये क्या होगा? डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल फिक्स कैपेसिटर के ऑपोजिट।
आप कह सकते हैं एक ऐसा कैपेसिटर जिसमें दोनों प्लेट्स एक दूसरे के फेसिंग एरिया को बदल सकें, जहां पे फेसिंग एरिया चेंज किया जा सके, या प्लेट्स फिक्स्ड ना हो, मूवेबल हो, यहाँ इसकी कैपेसिटेंस की वैल्यू को भी इन्हीं प्लेट्स की मूवमेंट से चेंज किया जा सके, तो वेरिएबल कैपेसिटर कहलाएगा। आप जानते हैं वेरिएबल का मतलब वैसे भी वो चीज़ जो चेंज की जा सके। तो चलिए इसी बात को लिखते हैं, प्लेट्स आर मूवेबल। प्लेट्स मूवेबल हैं, प्लेट्स मूव हो सकती हैं। सिंपलेस्ट केस मैं आपको समझाता हूँ स्टूडेंट्स। सपोज करें कि एक प्लेट ये है मेरे पास, एंड मेरे पास जो सेकंड प्लेट है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मौजूद है। स्टूडेंट्स इसमें लेट्स से दिस इज प्लेट ए एंड दिस इज प्लेट बी। दिस प्लेट बी इज लेट्स से मूवेबल एंड प्लेट इज फिक्स्ड। तो अगर मैं प्लेट बी को मूव करवाऊँ तो सिंप्लिसिटी के लिए, समझाने के लिए मैं कह सकता हूँ कि ये प्लेट ए अपनी उसी पोजीशन पे लेट से रहे, आप प्लेट बी को मूव करवा के ऊपर ले गए। अब इस केस में पहले फेसिंग एरिया सारा था, लेकिन अब फेसिंग एरिया सिर्फ इतना रह गया। सो अब आपने फेसिंग एरिया क्योंकि रिड्यूस कर दिया तो इसकी कैपेसिटेंस चेंज हो जाएगी, कैपेसिटेंस की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। तो इसी एतबार से मैं ये कह सकता हूँ कि द कैपेसिटेंस इज नॉट फिक्स्ड। चलिए लिखते हैं, कैपेसिटेंस इज नॉट फिक्स्ड माय डियर स्टूडेंट्स। क्योंकि अब यहाँ पर कैपेसिटेंस फिक्स्ड नहीं है, इसी वजह से इसे हम वेरिएबल कैपेसिटर बोलेंगे। एक बहुत सिंपल सी वेरिएबल कैपेसिटर की असेंबली जो हमारी बुक में बनाई गई है वो कुछ यहाँ पर है, जो मैंने आपके सामने हाईलाइट किया। स्टूडेंट्स इस वेरिएबल कैपेसिटर में आप देख सकते हैं कुछ डिफरेंट सर्कुलर प्लेट्स हैं जिन्हें आप रोटेट कर सकते हैं। इन सर्कुलर प्लेट्स में से माय डियर स्टूडेंट्स कुछ प्लेट्स फिक्स्ड हैं और कुछ मूवेबल हैं। जब मूवेबल प्लेट्स को आप घुमाएंगे तो उन्हें घुमाने से इनका एरिया या फेसिंग एरिया चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से इनकी कैपेसिटेंस भी चेंज हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, अब इस केस में हम जो आमतौर पे डाइइलेक्ट्रिक यूज कर रहे हैं वो आमतौर पर या तो एयर है या वैक्यूम है। स्टूडेंट्स इसके बाद अब एक और टाइप ऑफ कैपेसिटर भी मेरे पास मौजूद है, जिसे इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक आप जानते हैं एक सॉल्ट, एक केमिकल है। स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वो कैपेसिटर है जिसमें हम दो प्लेट्स के दरमियान एक केमिकल को, एक सॉल्ट को, सॉल्ट केमिकल को ही कहते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा सॉल्ट एक केमिकल वर्ड है, केमिकल नेम है। सॉल्ट सिर्फ नमक को ही नहीं कहते। तो यहाँ पर हम एक केमिकल को एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम के तौर पे यूज कर रहे हैं। स्टूडेंट्स जैसे ही इन कॉन्टैक्ट्स पर वोल्टेज अप्लाई किया जाएगा, उस वोल्टेज से पैदा होने वाले करंट की वजह से जो डाइइलेक्ट्रिक है यानी इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक मेटल ऑक्साइड की लेयर बना के इन दोनों प्लेट्स के दरमियान चिपक जाएगा, इन दोनों प्लेट्स के दरमियान आ जाएगा। स्टूडेंट्स ये जो मेटल की ऑक्साइड होती है ये आम तौर पर एक इंसुलेटर होती है। अब इस केस में माय डियर स्टूडेंट्स ये इंसुलेटर एज अ डाइइलेक्ट्रिक मीडियम दो प्लेट्स के दरमियान मौजूद रहेगा। अब आप इस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर को बहुत हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस अचीव करने के लिए बनाते हो। सो याद रखिएगा दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इज यूज्ड टू अचीव वेरी हाई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंसेस इन वेरी स्मॉल साइज। डियर स्टूडेंट्स ये हमने टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स को स्टडी किया, साथ ही हमारा 13.16 क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड कैपेसिटर भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो गया। मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ आया होगा। माय डियर स्टूडेंट्स मैं उम्मीद करता हूं कि आज के इस लेक्चर में स्टडी होने वाले 3 रिव्यू क्वेश्चंस आपको क्लियर हुए हैं और आपने नोट्स भी बनाए हैं। माय डियर स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी अगले लेक्चर में फर्दर 3 रिव्यू क्वेश्चंस के साथ, और फिर हमारे रिव्यू क्वेश्चंस का पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मुझे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना बेइंतहा ख्याल रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। खुदा हाफिज़।